हाँ, तो कल क्या है, मैं लाइव ले लिया था पहला क्लास, जैसा भी हो बुक बाक हो रहा था और वो वीडियो ऐप में तो हो गया है, लेकिन समस्या ये है कि पॉलिटी के कल का वीडियो शेयर नहीं कर सकता मैं वहाँ से, है ना। तो मैं अब तो ये अभी यहाँ यहीं से बना रहा हूँ, यूट्यूब लिंक भेजूँगा। कल ये हम लोग ये पढ़े थे बजट, यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ आप अगर वो वीडियो नहीं भी देखें तो आप कर सकते हैं, या पुराना वीडियो होगा तो मैं उसको आपको भेजूँगा। ये यहाँ कोई समस्या नहीं है, पढ़ के आप कर सकते हैं, ये भी फैक्चुअल है एकदम। हाँ, ये जो लालू प्रसाद यादव है इसकी जगह जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम आएंगे। जगजीवन राम, और इन्होंने अब तक सर्वाधिक 7 बार ये होगा। ठीक, यहाँ भी कोई समस्या नहीं आएगी, और कोई समस्या आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर देना, कल ही बताऊँ। ठीक, भारित व्यय और किया गया व्यय, ये भी मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ, ये भी आपको समस्या नहीं होगी। बी फैक्ट है ये छोड़ो। बजट पारित होने की प्रक्रिया, तो आप बजट जो है 6 स्तरों से गुजरता है। सबसे पहला बजट का प्रस्तुतिकरण, यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, बजट पर जिन मदों के लिए पैसा मांगती है सरकार, उसे क्या कहते हैं हम, अनुदान की मांग। और अनुदान की मांग पर आपको ये ध्यान देना होगा कि राज्यसभा को मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल लोकसभा में मतदान होता है, राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है। यही यहाँ पर खास बात है जो आपको फंसा सकता है। उसके बाद आम बहस, यहाँ कोई समझाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ से देख लेंगे। अनुदान की मांगों पर मतदान, वही बात हो गई। अच्छा, कटौती प्रस्ताव संचित निधि पर भारित व्यय पर नहीं लाया जा सकता। भारित व्यय बोले तो जिसका भार भारत की संचित निधि पर हमेशा बना रहता है, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों की जो सैलरी हर महीने जाती है ना, या केंद्र सरकार ने जो ऋण लिया है उसका इंटरेस्ट भी तो भारित व्यय है, क्योंकि वो जाना ही जाना है, देना ही देना है, इस तरह से। अच्छा, और कटौती प्रस्ताव, इसी बजट पर कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। और कटौती प्रस्ताव की खासियत क्या है, केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते। ठीक, और ये कटौती प्रस्ताव सभी किस प्रकार के बहुमत से पारित होंगे, सामान्य। और एक और खास बात, कटौती प्रस्ताव सरकार लाएगी कि विपक्ष लाएगी, विपक्ष लाएगी। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, ये भी सामान्य बहुमत से। क्या है, आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, देखो ये मांग की राशि को एक निश्चित, पहला वाला कहाँ गया, ये मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर ये विपक्ष लाती है नीति कटौती प्रस्ताव, और अगर ये लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है, क्या इंगित करता है कि मांग की राशि को 1 रुपये कर दी जाए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा। और आर्थिक कटौती प्रस्ताव में ये ध्यान रखिएगा, मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम की जाए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, यहाँ पर मांग को 100 रुपये की, मांग में 100 रुपये की कमी की जाए, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, और कोई भी कटौती प्रस्ताव यदि लोकसभा में विपक्ष लेकर आती है और सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव, इसमें संशोधन संबंधी कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहीं से पढ़ना है। अच्छा, कटौती प्रस्ताव में नहीं होना चाहिए, यहीं से पढ़ना ना। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बजट जो है 6 चरणों से होकर गुजरता है संसद में। हाँ, अरे देखो वो विधेयक, अब फिर वहीं आ गया। ये देखो, ये क्या है, वित्त विधेयक। ये बड़ा गोला क्या है, वित्त विधेयक। इसके अंदर छोटा गोला धन विधेयक, धन विधेयक। देखो, अब वो चाहे अनुच्छेद, धन विधेयक किसे कहेंगे, अनुच्छेद 110 का विषय जिसमें होगा, 110 देखा है हमने, उस विषय से संबंधित कोई विधेयक होगा तो वो धन विधेयक होगा। और 110 के अलावा
जो अन्य विषय होंगे, जैसे मान लो कर संबंधी या ये वो कर वाला धन विधेयक है, कर को समाप्त कम करना, कर को ज़्यादा करना, कर में परिवर्तन करना, सब क्या है? धन विधेयक है। ठीक, और तुम्हारा प्रश्न क्या था? पगले एक बात बता, कर से संबंधी विधेयक, कर का कम करना, ज़्यादा करना, कर को समाप्त करना, ये सब अनुच्छेद 110 में था। तो निश्चित तौर पर क्या है? ये धन विधेयक है। कर से संबंधित जो जिस विधेयक की बात कर रहे हो वो धन विधेयक है। और अब बताओ मुझे, ये देखो, ये क्या है? हमारा संसद, संसद के 2 सदन, ये राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भाई हमें अभी कुछ पता ही नहीं है, वित्त विधेयक है, समझ जाओ। कर वाला, कर से संबंधित कोई विधेयक वो अभी वित्त विधेयक के अंदर ही है, हमें पता नहीं ना, हम कैसे? ये निर्णय तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये जो वित्त विधेयक है पहले जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है ना, पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से फिर अनुमति मिल गई, फिर ये कौन से सदन में प्रस्तुत होता है? तो किसी भी कंडीशन में वित्त विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, उसकी पहली कंडीशन क्या है? वो लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, लोकसभा में ही प्रख्यापित होता है, लोकसभा में ही पुरस्थापित होता है। 3 शब्द बताए थे हमें, प्रस्तुत, प्रख्यापित, पुरस्थापित। इसका अर्थ क्या समझना है आपको? सामान्य अर्थ मतलब दोनों सदन में सबसे पहले, दोनों सदन में राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद कोई वित्त विधेयक, उसी के अंदर धन विधेयक है, कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक अनुमति के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत हो रहा क्या? मतलब सबसे पहले राज्यसभा में गया क्या? जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ये वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। अच्छा देख, प्रस्तुत का मतलब क्या समझना है? दोनों में सबसे पहले। भाई जब यहाँ से पास हो जाता है तब ये जाता तो है, सदन में लाया जरूर जाता है। प्रस्तुत होना और लाया जाना में अंतर है, समझ रहे हो? लाया जाता तो ये वित्त विधेयक तो दोनों सदनों में लाया जाता है, लेकिन प्रस्तुत की बात हो रही तो केवल लोकसभा में। प्रस्तुत का मतलब क्या समझना है आपको? सबसे पहले, है ना, दोनों सदनों में सबसे पहले। क्लियर है ये? तुम्हें समझ में आ रहा है? पक्का? अरे पहले संविधान नहीं पढ़े प्री में? हाँ हाँ, याद दिलाना तो आज सारे वीडियो जो है तुमको भेजा जाएगा, और ना मौका निकाल के रोज़ तुम देखोगे उसको। नहीं, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे पहले संविधान पढ़े हुए होगे, पहले प्री से पहले नहीं पढ़े हो संविधान? एंगल तुमको अलग मिलेगा ना, वो थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए, बजट के 5 स्तर, सबसे पहले क्या होगा? प्रस्तुत होगा। बजट दोनों सदनों में लाया जाता है, मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। लेकिन बजट केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सही बोल रहा हूँ? हाँ, दोनों सदनों में सबसे पहले बजट कहाँ लाते हैं वित्त मंत्री? लोकसभा में। लोकसभा में लाएंगे, पहले क्या करेंगे? झलाएंगे, क्या करें? भाषण देंगे। भाषण देने के बाद बजट प्रस्तुत पेश कर देंगे, लोकसभा में पेश कर देंगे। फिर दूसरा चरण क्या होगा? बहस का, है ना, बहस होगा, और बहस के बाद वित्त मंत्री जवाब देंगे, है ना। फिर तीसरा चरण कौन सा है? स्थायी समितियां। स्थायी समितियां, सदन की स्थायी समितियां बजट की जांच करती हैं और अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं मुखिया को। लोकसभा के मामले में किसको सौंपेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। चौथा चरण क्या था? अनुदान की मांग पर मतदान। अब मतदान किया जाएगा। बजट में जितने भी जिन मदों के लिए अनुदान मांगा जा रहा है, बजट क्या है? बजट है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सारे सरकार के आय
और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी इसका विवरण ही तो होता है बजट। तो कहाँ कहाँ खर्चा करेगी वहीं अनुदान की मांग आएगा कि भैया हम देश भर में 100 कुआं खोदेंगे, देश भर में हम जो है इतने नाली लोकल वाले को रहने दे, जब केंद्र सरकार नाली बनाएगी, सड़क बनवाएंगे, है ना, फिर इतने हॉस्पिटल बनवाएंगे, जो भी है वो सारे मद हो गए, है ना, मद हो गए। अब वो सारे मद, उन सब के लिए सरकार को पैसा मिलेगा तभी तो काम कर पाएगी। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, अनुदान की मांग लाएगी, है ना। हर एक जो मांग होगी उसके लिए अलग अलग अनुदान की मांग की जाएगी, ठीक। और अनुदान की मांग के विषय में खासियत क्या है, केवल लोकसभा में मतदान होगा। अनुदान की मांग ये जो होती है, ये इस पर केवल राज्यसभा को चर्चा का अधिकार है, मतदान का अधिकार नहीं है। और अनुदान की मांग पर केवल लोकसभा में मतदान होगा, ठीक, समझ गए। और अगर मान लो पारित नहीं हो पाया तो राशि नहीं मिलेगी, ठीक, क्लियर है। आइए 5वां चरण, विनियोग विधेयक का पारित होना। अब देखो, अनुदान की मांग की गई और वो पारित हो गया, सब कुछ हो गया। अब चलो भैया, लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा को तो वैसे भी मतदान करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा ने पारित कर दिया भैया कि हाँ भाई ये 100 कुआं बनाओगे, इसके लिए 10,000 करोड़ पारित हो रहा है, 5,000 करोड़ तुम लोग खा लेना और 5,000 करोड़ का काम करवा लेना। वास्तविकता यही है, लेकिन ऐसा बोला नहीं जाएगा। पारित हो गया, अब मतलब झरी झंडी मिल गई, पैसा सरकार को मिल जाएगा। लेकिन अब फॉर्मेलिटी बचा है, फॉर्मेलिटी, और वो फॉर्मेलिटी क्या है, अब विनियोग विधेयक लाया जाएगा। उसके लिए समझ जाओ, चेक भाई, एक प्रॉपर चेक, जाओगे बैंक में कैश कराओगे पैसा मिलेगा, समझ जाओ ये उसका काम है। लास्ट, ठीक, भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग विधेयक द्वारा ही धन निकाला जा सकता है। स्वीकृति तो लोकसभा ने दे दी कि भैया 100 कुएं के लिए 10,000 करोड़ सरकार को चाहिए, और वो स्वीकृति लोकसभा ने दे दी। अब पैसा निकालने की बारी आई, स्वीकृति तो मिल गई है, अब क्या है, पैसा कैसे निकलेगा, विधि सम्मत विनियोग विधेयक, ये हो, विनियोग विधेयक द्वारा धन निकाला जाता है। लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान, जो अनुदान पर मत दिया गया है ना, स्वीकृति हुआ है उसके लिए, और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक, इन दोनों के लिए क्या आएगा, विनियोग विधेयक आता है। हालांकि आपको पता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पे मतदान नहीं होता। विनियोग विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये लो एक और फैक्ट, ठीक। विनियोग विधेयक पर संसद में कोई संशोधन, भैया कुछ 100 कुएं के लिए 10,000 करोड़ मांगे रहे, 10,000 करोड़ मांगे रहे हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन या अनुदान के लक्ष्य को बदलने हैं तो देखो, विनियोग विधेयक पर संसद में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता यदि, दो कंडीशन देखो आप, विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा अनुदान के लक्ष्य को, और अनुदान 100 कुओं के लिए मांगा गया है। अब तुम बोल रहे हो 100 कुआं नहीं बनाबो, अब ट्यूबवेल बनाबो, ऐसे मत नहीं बदल सकते। दूसरा, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने, अगर भारित व्यय पे रकम में परिवर्तन करना हो तो ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता। ये दो संशोधन नहीं हो सकते, लेकिन ये थोड़ा हाई फाई चला जाएगा, मतलब पीएससी के स्टैंडर्ड या यूपीएससी के स्टैंडर्ड में चला जाएगा ये, है ना। लेकिन एसआई में मैं बताया ना 10% क्वेश्चन अचानक भयानक होता है, तगड़ा वाला, तो तगड़े वाले श्रेणी में ही आता है ये, ठीक। समझ में आया कि थोड़ा सा फास्ट चला गया, इसलिए चला गया मैं कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। देखो सुनो भाई, चौथे चरण तक क्लियर है। चौथे चरण में अनुदान की मांग पर मतदान होता है, और अनुदान की मांग के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, केवल लोकसभा में मतदान होता है, राज्यसभा को इस पे मतदान का अधिकार नहीं है, ठीक। अच्छा, और अनुदान की मांग पारित हो गई लोकसभा ने, में सामान्य बहुमत से पारित हो गया, मतलब स्वीकृति दे दी लोकसभा ने कि आपको इस मद के लिए आपने जो इतना रकम मांगा है आपको मिल जाएगी, स्वीकृति हो गई। अब स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन अब भारत की संचित निधि से धन निकालना है, और भारत की संचित निधि से धन विनियोग विधेयक, विधि सम्मत विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकता है। मतलब फिर एक विधेयक आएगा, जैसे 100 कुएं के लिए अलग मद, फिर उसके लिए अलग विनियोग विधेयक, उसके लिए अलग, जितने मद हैं उसके लिए अलग अलग विनियोग विधेयक आएंगे।
समझ जाओ एक तरह से बैंक में फाइनली आपको लोन अप्रूव हो गया, लेकिन चेक आप दोगे और आपको पैसा मिलेगा। यही है वो, है ना, कि पैसा अप्रूवल हो गया है, आप जाओ, आप स्लिप लेके जाओ, भारत के संचित निधि से पैसा निकालो। इसका मतलब यही है, सामान्य अर्थ में यही समझो। ठीक। विनियोग विधेयक द्वारा धन कैसे कैसे निकाला जाता है? लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान अनुदान की मांग जो स्वीकृति दी है ना लोकसभा ने, विनियोग विधेयक के माध्यम से वो धन निकलेगा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय मतलब भाई जितने भी केंद्र में केंद्र सरकार या केंद्रीय संवैधानिक पद हैं, वो उन सबको सैलरी हर महीने की कहाँ से निकलेगी? भारत की संचित निधि से। ये तो हर महीने देना है उनको सैलरी, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सांसद को, सबको हर महीने देना है। तो भारित व्यय से आप केवल यही समझें कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब ये है कि जिसका भार हमेशा निरंतर बना रहे। इसीलिए संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होता। अगर मतदान होता तो लोकसभा में मान लो किसी समय भारित व्यय का मतदान विफल हो जाता तो इसका मतलब क्या? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उस महीने सैलरी नहीं मिलेगा। इसीलिए लोक भारित व्यय पर मतदान नहीं होता। ठीक। अच्छा, दूसरा फैक्ट याद रखना है, विनियोग विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। विनियोग विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। विनियोग विधेयक पर संसद में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता यदि देखो, विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन या अनुदान के लक्ष्य को बदलने हेतु हो। अगर ऐसा कोई संशोधन कोई करना चाह रहा है कि भैया जो पारित अनुदान की मांग में पारित रकम 10,000 करोड़ और आप क्या करना चाह रहे हो, उस रकम में परिवर्तन करना चाह रहे हो विनियोग विधेयक में, तो वो संशोधन नहीं हो सकता। अनुदान आपने मांगा 100 कुएं के लिए, लेकिन आप उसमें लक्ष्य बदल रहे हो। अब आप 100 कुएं के लिए नहीं 100 नलकूपों के लिए अनुदान मांग रहे हो, ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा ने स्वीकृति आपको 100 कुओं के लिए और वही राशि की है, तो आप इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने हेतु, इसमें भी भाई होगा ना कि एक मुश्त जो है इतना इतना सैलरी और ये इतना रकम चाहिए, हर महीने सैलरी जाएगी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर इन मुद्दों से संबंधित कोई परिवर्तन विनियोग विधेयक पर नहीं किया जा सकता। सर, इसमें तो मतदान नहीं होता ना भारत की संचित निधि के लिए, तो भारित व्यय के लिए, तो ये विधेयक क्यों लाते हैं विनियोग विधेयक? देखो पगली, कोई भी विधेयक हो, कौन बोला इसमें मतदान नहीं होता? पगली, इस पे नहीं होगा, ये भारित व्यय पे नहीं होगा। अच्छा, उसको परिवर्तन करने? हाँ, भारित व्यय पे मतदान नहीं होता है ना। विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही अधिनियमित हो सकता है, मतलब वही लोकसभा राज्यसभा से क्लियर हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे और क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा, मतलब फाइनली पैसा मिल जाएगा, निकल जाएगा। सामान्य बहुमत से? हाँ, अरे पगली, बहुमत में बताया नहीं था सबसे पहले विधेयक, तो उसमें बताया था ना, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। हर महीना नहीं बे, अबे सैलरी के लिए, वो सैलरी के लिए एक मुश्त होता है भारित व्यय के लिए। बाकी आप जितने अनुदान आपने मांग की है बजट में, उसके लिए भाई अलग अलग समय विनियोग विधेयक आता रहेगा। जब पैसा चाहिए होगा विधेयक आएगा। हाँ, अरे भाई बजट में PWD मिनिस्ट्री रोड बनाएगी, पास हो गया, PWD को जब पैसा चाहिए होगा रोड बनाना कार्य आरंभ करेगा तो विनियोग विधेयक लेके आएगा। बजट तो रहता है, अनुमानित रहता है ना प्राप्ति। हम तो ये नहीं कह सकते कि हम दिसंबर में इतना पैसा कमा लें, पैसा अनुमानित है वो। अनुमानित है, हाँ, पूरा चीज़ अनुमानित रहता है। हाँ, अगर मान लो उतना इनकम आया ही नहीं और खर्च ज़्यादा हो गया तो बजटी घाटा नहीं हो जाएगा? फिर घाटा हो जाता है ना। अनुमानित इसलिए सर ताकि उसमें एक्स्ट्रा पैसा कमा सके। अरे देखो भाई, मालूम है सर कि पेन 5 रुपए का आता है, लेकिन बताया कि मैंने उसको 7 रुपए दिया उधर। सब वही होता है। आपके नेता क्या करते हैं? चोरी करते हैं सर, क्या करें? आपके नेता सांसदों को 5 करोड़ मिलता है अपने लोकसभा क्षेत्र, मतलब संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए। वो 1 करोड़ रुपए का किसी को टेंडर देंगे तो उसमें पहले ही शर्त हो जाएगी कि भैया देख भैया 50% मोला चाहिए, 50 लाख ते मोला देवे तब तोला टेंडर दूँ।
ठीक, अब 1 लाख का टेंडर उसको मिल गया, अब 50 लाख तो मंत्री को ही दे दिया है कमीशन, अब 50 लाख में उसको बनाना है, अब वो 50 में वो भी तो कमाना चाहेगा, 25 लाख रुपया खर्चा करेगा, 25 लाख वो कमा लेगा, दबा लेगा, और 25 लाख बचा जिसकी लागत कम से कम 80 लाख रुपए में क्वालिटी का बनता, वो बनाएगा कितने में? 25 लाख में, है ना? एक बारिश आएगा झड़ जाएगा, यही तो होता है। चलो, लेखा अनुदान, जब देखो, अब देखो लेखा अनुदान इंपॉर्टेंट है ये ना। लेखा अनुदान क्या होता है भैया? देखो, बजट पे काम कब शुरू हुआ? फरवरी। बजट 7 साल का पहला सत्र शुरू होता है फरवरी में, बजट में प्रस्तुत हो, बजट जो है वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, और वहाँ से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फरवरी से मार्च आ गया, और मार्च से 31 लास्ट 2 महीना हो गया ये। अब मार्च से हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यहाँ तक आएगा, घूम के यहाँ तक आएगा, मार्च तक। ठीक, ये हमारा वित्तीय वर्ष है, एक वित्तीय वर्ष। अभी क्या है, यहाँ से बजट की प्रक्रिया शुरू हुई है, और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। पूरा बजट जो है क्या है, वो इसी वित्तीय वर्ष के लिए ना, सरकार की अनुमानित इनकम कहाँ से कितनी इनकम आएगी, सरकार कहाँ कितना खर्च करेगी, इसी वर्ष के लिए ना, पूरा एक वित्तीय वर्ष के लिए इनकम और खर्च का विवरण है ये। और ये सब क्या है? अनुमानित है। आप भविष्य का कैसे एग्जैक्ट दे सकते हो? सब क्या है? अनुमानित। क्या भैया फलाना जगह से इतना पैसा हमारे पास आ सकता है, और हम इतना खर्चा करेंगे एक वित्तीय वर्ष में। अभी हुआ क्या कि इस पूरी प्रक्रिया को, पैसा निकलने तक 2 महीना और बीत जाएगा, ये वित्तीय वर्ष का 2 महीना और बीत जाएगा, ये 2 महीना। अब भाई इस 2 महीने सरकार को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि विनियोग विधेयक आते आते इतना समय लग जाता है फाइनली, है ना? विनियोग विधेयक लाते लाते, पारित करते करते वो मई चला जाता है। ठीक, लेकिन सरकार फिर अगर पैसा नहीं मिलेगा तो शुरुआत के 2 वर्ष काम क्या करेगी? तो इसीलिए संविधान में लेखा अनुदान का प्रावधान है। अब देखो भाई, जो पैसा सरकार को मिलेगा वो कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए मिलेगा, जिसमें 12 महीने होते हैं, है ना? और ये जो आगामी वित्तीय वर्ष आ रहा है, उसके प्रारंभिक 2 महीने के लिए एडवांस, है ना? जितना भी बजट उन लोगों ने पेश किया है कि हाँ भैया हम कतक लाख 12 लाख करोड़ इनका वो है बजट, मतलब ये खर्चा करेंगे 1 साल में 12 लाख करोड़। ठीक, 1 साल में मतलब 12 महीने में 12 लाख करोड़ खर्च करेंगे, यही तो पारित हो चुका है सदन में। अभी क्या होगा कि वित्तीय वर्ष का ये जो शुरुआती 2 महीना होगा, इसके लिए तो पैसा सरकार को मिलेगा नहीं, क्योंकि विनियोग विधेयक पारित होते तो 2 महीना और बीत जाएगा। तो लेखानुदान क्या है? आगामी वित्त वर्ष के प्रारंभिक 2 माह के लिए एडवांस दी गई राशि होती है, एडवांस, है ना? वो विनियोग विधेयक पारित होता रहेगा बाद में, लेकिन भैया 12 महीने का आपका बजट ये है जो लोकसभा में पारित हो चुका है, सदन में पारित हो चुका है, और प्रारंभ के 2 महीने के लिए एडवांस ले लो। और कितना बजट का, मान लो 12 लाख करोड़ का बजट है, तो कितना मिलेगा 2 महीने के लिए? 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ मिल जाएगा। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, 1/6 भाग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अरे भाई 12 माह और 2 महीने का 2/12 बोलेंगे, यही ना? कि बजट की जितनी भी राशि है उसका 2/12 भाग प्रारंभ के 2 महीने के लिए मिल जाएगा सरकार को। काट दो, 1/6 नहीं हुआ, 2/12 भी सही है, 1/6 भी सही है, काट दोगे तो 1/6 बचेगा। ठीक, समझ में आई? देखो शर्माने का नहीं है। सर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। बस ये सरकार देखो विनियोग विधेयक ना जो स्वीकृति मिल चुकी है,
स्वीकृति मिल चुकी है, तो क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है तो वो सदन जो है उस पर एक देखो, लोकसभा को तो मतदान का अधिकार है नहीं, लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है ना, वो प्रस्तुत होता है, बस एक बार क्रॉस चेक होता है कि भैया जो पारित हुआ है वही राशि है कि नहीं, कहीं राशि का मद तो नहीं बदल गया, बस, और राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि वो पहले से क्लियर है। बदल दिया मान लो तो भैया अटक जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मद बदल दिया या राशि बदल दी, नहीं, सरकार नहीं कहती। सरकार पगली कौन कौन से, हाँ, और ये पगली सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि सरकार कब कब गिर सकती है, वो बताया था 4 अलग से। तू नहीं आई थी क्या वो दिन? आई थी ना। क्या क्या है भाई, सरकार कब कब गिर सकती बताओ? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगी अगर पारित हो जाए। दूसरा, हाँ, लोकसभा में यदि धन विधेयक विफल हो गया तो। तीसरा, बजट लीक हो गया तो केवल वित्त मंत्री ना। और चौथा, अरे नहीं, वो गिरेगी नहीं भाई। अरे अब पगले लोग, यदि बहुमत खो दे सरकार, राजनीतिक दल यदि लोकसभा में बहुमत खो दे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, है ना। अब इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति किसी भी पार्टी को न्योता दे सकते हैं, और वो न्योता आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है तो फिर वो 1 महीने में उसे साबित करना होगा, और 1 महीने में अगर नहीं हुआ तो भी सरकार गिर जाएगी, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। चलो, लेखानुदान क्लियर है? ये देखो, और ये लेखानुदान एक प्रश्न बहुत टिपिकल जब बनाएगा ना तो देखो कौन से चरण में लेखानुदान दे दिया जाता है। आम बहस के बाद। दूसरा चरण कौन सा था? आम बहस के बाद ही ये राशि दे दी जाती है लेखानुदान। मतलब आगामी वित्त वर्ष के प्रारंभिक 2 माह के लिए स्वीकृत बजट का 1/6 भाग अग्रिम रूप से सरकार को दे दिया जाता है, वही है लेखानुदान। ठीक, बहस के बाद होता है ना मतदान? बहस के बाद तो मतदान हुआ नहीं रहता और उसका पैसा नहीं रहता है आप लोग को लेखानुदान? अरे आम बहस के बाद मतलब पगली वही मतदान जब क्लियर होता है तभी उसी चरण में दिया जाता है। वही तो आम बहस से पहले होता है, आम बहस के बाद 1/6 भाग जो है सर, 1/6 भाग जो है आम बहस के बाद मिलेगा ना। आम बहस के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और आम बहस के बाद तीसरा चरण क्या है? तीसरा है समितियों द्वारा जांच, उसके बाद चौथा मतदान। अग्रिम लेखानुदान दे दिया जाए, ठीक। और मान लो जब बजट पारित नहीं हुआ तो राशि कहाँ से मिलेगी? वो तो सरकार दे दिया जाता है कि आप खर्चा करो, लेकिन उसके बाद फिर अगर पारित नहीं हुआ बजट तो एक बात बताओ, बजट पारित हुआ सरकार बचेगी? सरकार तो गई ना। बजट अगर पारित नहीं हुआ लोकसभा में तो क्या होगा? क्या है बजट? धन विधेयक तो है। हाँ सर, हाँ। ये लो, वित्त विधेयक का पारित होना। अब क्या होगा? पैसा मिल गया। अब पैसे को विनियमित करने के लिए अधिनियम चाहिए होगा, रेगुलेट करने के लिए। जो पैसा मिल गया कि भैया ऐसे पैसा खर्च होगा, इस तरह से खर्च होगा, नियम बनेंगे उसके लिए क्या आएंगे? वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रभावी करने के लिए ना, पैसा मिल गया है, अब वित्त विधेयक एक कानून बनेगा उस पैसे को खर्च करने के लिए, एक नियम बनेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इस तरह से पैसा खर्च होगा। 1/6 को सर, नहीं, सारे जितना भी पैसा मिला है, अरे जितना भी पैसा सरकार लेगी ना उस वर्ष में, 12 लाख करोड़। हाँ, 117 राष्ट्रपति की अनुशंसा पर वित्त विधेयक में किसी कर या परिहार या कम करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुशंसा, देखो किसी कर के परिहार या कम करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। अनुशंसा, वही पगली अनुमति, अनुशंसा। अपनी मर्जी से करेंगे ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पे तो नहीं करेंगे। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, हाँ, वही तो बोल रहे हैं।
वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। देखो ये फैक्ट था, ये उस समय जो बोल रहा था ना मैं, तो इसलिए क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, बहुत खोजा, लेकिन अगर कभी आ जाए तो 75 दिन मान लेना उसको। और वित्त विधेयक जो है अब जो संसद में आएगा, दोनों सदनों में पारित होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन कितने समय सीमा है प्रभावी करने के लिए, उसको प्रभावी हो जाना चाहिए 75 दिन, एनैक्ट हो जाना चाहिए। हाँ हाँ वो बाहर वाला, हाँ वही, लेकिन 110 का विषय नहीं होगा वो वित्त विधेयक। अनुदान, लोकसभा में अनुदान, देखो यूँ तो इसमें बहुत सारे अनुदान दिख रहे हैं, और क्वेश्चन इन तीनों अनुदान से बनने की चांसेस बहुत कम है ना, क्योंकि बहुत सामान्य है ये वाला इम्पोर्टेंट है, वो आप पढ़ोगे समझ जाओगे आप, उसमें अतिरिक्त अनुदान है ना, और वो सब अनुपूरक आप समझ जाओगे। अरे पेपर देते हो, पेपर का ख़त्म हो गए, सप्लीमेंट्री मांगते हो ना, अनुपूरक पुस्तिका दो, वही है। गोटिका, अच्छा अच्छा, नहीं अरे यार परीक्षा जब लिखते होगे 10वीं 12वीं बोर्ड में, ये लो प्रत्यानुदान, ये है प्रश्न बनने लायक जो हिस्सा है ना, वो ये है प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट। लेखानुदान को वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। प्रत्यानुदान, जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत आवश्यकता होती है और जिसे बजट में पूर्ण रूप से स्पष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता, तो इसे इस अनुदान की मांग रखी जाती है। मतलब अचानक सरकार को किसी ऐसे मद के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ गई जिसका विवरण उन्होंने बजट में नहीं दिया है या दिया नहीं जा सकता है ना, तो फिर सरकार को पैसा चाहिए उसके लिए, बजट में तो पारित नहीं हुआ, बजट में उल्लेख था ही नहीं, तो ऐसे अनुदान जो सरकार को मांगना होगा तो क्या लेके आएगी वो, वोट ऑफ क्रेडिट, ये प्रत्यानुदान। ठीक, खासियत क्या याद रखना है आपको, बजट में इसका विवरण नहीं होता, और ये त्वरित आवश्यकता जब सरकार को पड़ती है जिसका विवरण बजट में नहीं दिया जा सकता, तो उस मद के लिए जो अनुदान सरकार पैसा मांगती है, अनुदान मांगती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानुदान। फिर इसके लिए वो आता होगा कि नहीं, ये अलग से ग्रांट मांगती है। हाँ, तो ये ऐसे डायरेक्ट मतलब दे नहीं बहुत सारे उदाहरण, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि उसको चाहिए तो बाढ़ आ गया, देखो अनुदान, देखो यहाँ पर एक लाइन है, देखो अरे भैया अनुदान तुरंत चाहिए, ठीक, पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, पूरी प्रक्रिया, वो विधेयक आएगा, पारित होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, समय लगता है। तो क्या होगा कि ये जो अनुदान की मांग लोकसभा में की जाती है, और कहाँ की जाती है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में की जाती है, तो अनुदान जो है मिल जाएगा, अगर पारित हो जाता है लोकसभा में तो मिल जाएगा अनुदान तुरंत। लेकिन क्या बोल रहे हैं, वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान होता है, मतलब तुरंत मिल जाता है पैसा, लेकिन इस पर मतदान कब होता है, वित्त वर्ष के उपरांत, हाँ वित्त वर्ष खत्म होने के बाद, यही है। लेकिन पैसा ऐसे थोड़ी मिलेगा, किसी की तो अनुमति चाहिए होगी ना, अनुदान के लिए किसी की अनुमति चाहिए, तो ये देखो लोक लेखा समिति, इसकी अनुमति से ही पैसा मिलेगा, अनुदान मिलेगा सरकार को। लेकिन मतदान उस समय नहीं होगा, मतलब मतदान करके पैसा नहीं मिलेगा, सरकार जो भी अनुदान मांगेगी उसके लिए कोई मतदान नहीं होगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन किसकी मंजूरी से, लोक लेखा समिति की मंजूरी से मिलेगा। और मतदान लोकसभा में ज़रूरी है, लेकिन कब, वित्त वर्ष के उपरांत, वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक। हाँ, अरे मोर बाबू चमका देते हैं, किसके ऊपर, मेरे ऊपर, हाँ वो नई बात नहीं है। ब्लैंक चेक कहा जाता है, एकदम सिंपल वाला फैक्ट, कांस्टेबल, एसआई
पीएससी सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि ये फैक्ट कहीं भी पूछ सकता है, भैया किसे ब्लैंक चेक कहा जाता है, लिख देगा लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अग्रिम अनुदान, किसे कहा जाता है, प्रत्यानुदान को। सांकेतिक अनुदान, टोकन ग्रांट, यह अनुदान तब रखी जाती जब किसी सेवा की प्रस्तावित रकम किसी अन्य सेवा के लिए हस्तांतरित, एकदम सिंपल है। मान लो पैसा मांगा है किसके लिए, कुआं के लिए, लेकिन अब क्या कर रहा है वो, बोरिंग के लिए। सेवा को प्रस्तावित रकम किसी अन्य, मतलब अब हो गया भाई, मांग बदल गई है, अब वो नहीं बदलना है, अब क्या करेगा, क्या कर रहा है, सेवा का मद बदल रहा है, अन्य सेवा के लिए है ना। वो पैसा बोल रहा है कि भाई अब कुआं नहीं बना था ना मन, बोरिंग बनना है। अब अमन ठेका बना था देश भर में, ठेका दारू से सरकार के आय हो थे ना, तो नव देश भर में नवा ठेका बनावो, प्यासा कोई नहीं है, हाँ दरवाहा सब है। या किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होता, अतिरिक्त व्यय नहीं चाहिए, जितना पारित हुआ है बजट में उससे ज़्यादा अनुदान नहीं चाहिए इनको। ये क्या कह रहे हैं कि जो पहले से पारित हो चुका है उसको क्या कर रहे हैं, उसके मद को बोल रहे हैं कि भैया इस पैसा जो आपको कुआं के लिए दिया गया था इसे आप ट्रांसफ़र कर दो इसके लिए, समझ रहे हो। इसके लिए लोकसभा में सांकेतिक प्रस्ताव 1 रुपये का रखा जाता है, एकदम सिंपल है। भैया आपसे पूछेगा भैया सांकेतिक अनुदान, तो कैसे बोल रहा है, अगर मान लो किसी मद की रकम किसी अन्य सेवा के लिए हस्तांतरित करनी हो तो सांकेतिक अनुदान लाया जाएगा, और एक इंगित करने के लिए कैसा, टोकन के रूप में 1 रुपये का अनुदान मांगा जाएगा। देखो नहीं, ये नहीं आया लास्ट वाला नहीं है, 1 रुपये वाला। अरे अब जो प्रस्ताव अनुदान मांगने के लिए जब सरकार आएगी ना, तो ये सांकेतिक अनुदान क्यों बोल रहा है, टोकन ग्रांट, क्योंकि ये 1 रुपया, इसके संकेत में 1 रुपया का प्रस्ताव रखेंगे लोग। हाँ ऐसे ही सांकेतिक रूप में कि हाँ भैया ये मद अगर पारित हो गए तो ये पैसा ये मद के ओकर बार हस्तांतरित कर दे। 1 रुपये की बात ट्रांसफर होने के बाद कितने दिन ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ टोकन शुरू में नहीं, मतलब नियम पारित होना चाहिए, लोक लेखा समिति उसे स्वीकृति देनी चाहिए। वो सांकेतिक रूप से 1 रुपये का प्रस्ताव होगा, लेकिन पारित हो गया तो उस पूरा डिटेल होगा ना उसमें, भाई इतना 1000 करोड़ एकड़ बार पारित हो रही। अब क्या करना है, हमल्ला कुआं नहीं बनाना है, हमल्ला ठेका बनाना है, बार बनाना है, ए में ट्रांसफ़र कर दे पैसा ला, हो गया, हाँ होगी, क्योंकि पैसा अलग से मांग थोड़ी रहे हो लोग, इसीलिए सांकेतिक रूप में 1 रुपये का प्रस्ताव जा रहा है कि भैया पैसा तो स्वीकृत हो चुका है, हमको मिल चुका है, लेकिन अब हमको कुआं नहीं बनाना है। नहीं, निधियां, फंड्स, 3 निधियों का प्रावधान है संविधान में। अनुच्छेद 266(1) आर्टिकल याद होना चाहिए, ये वाला, भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266(2), देखो 1 और 2, दूसरे में क्या है, भारत की लोक लेखा निधि। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि। यह आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। 3 निधियां हैं हमारे पास, कौन कौन सी, भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि का प्रावधान संविधान के 266 में है, 267 में भारत की आकस्मिक निधि, और अंदर घुस जाते हैं तो 266 के क्लॉज 1 में भारत की संचित निधि, 266 के क्लॉज 2 में लोक लेखा निधि। देखो आगे आएगा ना, इसके डिटेल आएगा, अभी फड़फड़ा मत, ये देखो। अच्छा एक और चीज़ पहले, इससे पहले मैं बता दूं, अब आप राज्य के लिए पता चला कि भाग 6 में कोई अनुच्छेद खोजने जा रहे हो, नहीं, इसी आर्टिकल में भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि दोनों का प्रावधान है। ये देखो, भारत की संचित निधि प्लस राज्य की संचित निधि, सबका प्रावधान इसी आर्टिकल में है। भारत की आकस्मिक निधि प्लस इसी तरह से सारे जो राज्य के लिए भी इसी आर्टिकल में, एक ही आर्टिकल में दोनों के लिए प्रावधान है, केंद्र और राज्य की दोनों के लिए निधियों का प्रावधान है। ठीक, देखो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जो मतलब पहले पढ़ चुके हैं,
है ना, पहले पढ़ चुके हैं। और वो कोचिंग का नाम मत पूछना, वो बहुत सारे हर जगह से वो आते हैं, पटेल से, टुटेजा से, सब आते हैं। उस जब कोई और विषय पढ़ते हैं ना तो उनको लगता है कि बाकी विषय हम वहाँ भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जब संविधान आता है ना तो उनको लगता है कि संविधान पढ़े ही नहीं है। उसका कारण है, कारण ये है कि संविधान को समय की आवश्यकता होती है। जैसे छत्तीसगढ़ फैक्चुअल है, आप फैक्ट की तरह भागे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ की भी आवश्यकता पड़ती है, एक खाका बनना चाहिए संविधान का। केवल हर चीज़ रट के नहीं बना सकते आप संविधान में। चलो, अनुच्छेद 266 का क्लॉज 1 भारत की संचित, अरे निधि कहाँ गए रे, निधि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, शॉर्ट में बता देता हूं आपको पहले, फिर इसके बाद यहां आते हैं। देखो, 3 निधियों की बात हमने कर ली, एक संचित निधि भारत की, एक आपने किया लोक लेखा निधि, और एक हमने बात की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। ठीक, ओके। भारत सरकार, हम भारत की बात कर रहे हैं ना, अब राज्य लगा दोगे, राज्य की संचित निधि तो राज्य की बात करोगे, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी इनकम, जितनी भी भारत सरकार इनकम करेगी, चाहे वो टैक्स से करे, हमसे जो टैक्स लेती है वो भी कहाँ जाएगी, यहीं जाएगी। अगर किसी को ऋण दिया हुआ है भारत सरकार ने और जो ब्याज का कमाई हो रहा है वो भी भारत, उनका राजस्व है, वो भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। भारत सरकार जितना भी आय करेगी कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। फिर भारत सरकार उससे जितना भी खर्च करेगी, रोड बनाएगी, ये योजना फ्री में पीडीएस सिस्टम में बांटेगी, ये सब निकलेगा भी कहाँ से, यहीं से आएगा और निकलेगा यहीं से। इसी के लिए तो पूरा अभी बात कर रहे थे ना, अनुदान की मांग, भारत की संचित निधि से पैसा निकलेगा उससे। अच्छा, फिर लोक लेखा निधि में और आकस्मिक निधि में क्या अंतर है? आकस्मिक निधि वास्तव में राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में? राष्ट्रपति। और इसका कॉर्पस होता है 500 करोड़ का। बता रहा हूं ना, मतलब इससे पैसा निकालते जाओगे, इसमें कभी कमी नहीं होगी। बोले कहोगे ना नहीं। अब जैसे तू अपने पर्स में 100 रुपये रखी है, 10 रुपये का आइसक्रीम खा गई, 90 रुपये हो गया। ये ऐसी निधि है कि यहाँ से अभी 200 करोड़ निकला, फिर से 200 करोड़ आके भर गया, मटका भर गया। कॉर्पस का मतलब ये है कि किसी भी अवस्था में इस निधि में 500 करोड़ रुपए बना रहता है। इसका मतलब ये है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो नाम से ही लग रहा है ना, आकस्मिक। मान लो नरेंद्र मोदी ने अचानक 200 करोड़ की जरूरत पड़ गई, अचानक नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं भाई, सरकार को। नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत उसके लिए नहीं ले सकता है ना, सरकार को। अब मान लो वो हमारे पड़ोसी देश में अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, तुरंत पैसा देना है, सहायता पहुंचाना, 200 करोड़ तुरंत देना है। लेकिन अब भाई वो पूरी प्रक्रिया जो है, अप्रत्याशित व्यय के लिए पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा ना, 2-3 महीना लग जाएगा। विधेयक पारित होगा राष्ट्रपति, तब पैसा मिलेगा। अचानक पैसा जरूरत है, कैसे मिली? तो क्या करी नरेंद्र मोदी? राष्ट्रपति ला, महोदय 200 करोड़ की त्वरित आवश्यकता है, वो निकाल के देंगे। और संचित जैसे यहाँ से पैसा निकलेगा ना, ऑटोमेटिकली यहाँ से आके पैसा, मतलब हमेशा 500 करोड़ बना रहेगा। बिहार में बाढ़ आ गए मान लो ना, अब बिहार सरकार को त्वरित मदद करना चाहती है सरकार, तो नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया 200 करोड़ मैं दे रहा हूँ, और पैसा तुरंत चाहिए भाई, पूरी प्रक्रिया में तो समय लगेगा, तो यहाँ से निकाल के दे देंगे। बाद में संसदीय स्वीकृति चाहिए होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी कोई भी पैसा निकाल के खर्चा कर लेगा, बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। क्लियर है? संचित निधि का तो आपको पता है संसद की स्वीकृति से ही निकलता है नहीं। और लोक लेखा निधि, ये देख लो। अच्छा, जैसे आप लोग
फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में पैसा, वो पैसा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? इन्वेस्ट होता है ना। वो पैसा तुम्हारा बैंक में, तुमको कहने के लिए तुम्हारा पैसा तुमने फिक्स डिपॉजिट किया बैंक में है, लेकिन वो पैसा यहाँ है लोक लेखा निधि में। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट पीएफ जो सरकारी नौकरी करते हैं वो जानते होंगे। प्रोविडेंट फंड जो आपके अंत में मिलता है, वो जो पैसा आपको इकट्ठा होता रहता है जिस पे इंटरेस्ट भी मिलता है ना, जीपीएफ, जिस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। आपको पता है आपकी सैलरी का एक हिस्सा कटता रहता है ना, और उस पर सरकार इनकम भी देती है। वो पैसा कहाँ रहता है? वो आप ऐसा मत सोचो कहीं ऑफिस में ताला तिजोरी में रखा हुआ है, वो पैसा यहाँ रखा हुआ है ना। तो भारत सरकार जितनी इनकम करती है वो पैसा कहाँ रहा है? यहाँ। और ये जो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, प्रोविडेंट फंड है ना, बचत जमा खाता, ये सब कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, अब आओ इधर। ट्रेजरी बिल्स, आपको पता है ना, ट्रेजरी बिल सिक्योरिटी उसको रख कर उसके सरकार ने पैसा लिया है ना। हाँ, और क्या, कोलैटरल। लेकिन यहाँ पर कोई सोना और ये सब सरकार गिरवी नहीं रखती है। यहाँ क्या करती है सरकार? ये ट्रेजरी बिल समझ जाओ एक शपथ पत्र है, वो गारंटी है। ठीक, अब इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा माथापच्ची अर्थोपाय अग्रिम रकम द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, किसी भी अर्थ के लिए, किसी भी अर्थोपाय मतलब किसी भी अर्थ के लिए केंद्र सरकार ने जो ऋण लिया है ना, अगर केंद्र सरकार ने ऋण लिया है तो उसका ब्याज का पैसा भी कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा। ठीक, संसदीय निधि नहीं है ये, संसदीय विधि। और आप जानते हो पूरा वो सब क्या है, विनियोग विधेयक आता है, वो सब पैसा इसे तब निकलता है ना, पूरी प्रक्रिया उसी से पैसा निकलता है। दोस्तों ये देखो भारत की लोक लेखा निधि है, देखो भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, सब कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। ठीक, इसीलिए तो मैं सरसरी जा रहा हूँ। जितना मैंने बता दिया उतना काफ़ी है आपके लिए, है ना। आप लोग एसआई के लिए ये देख लो, संसद के अनुमति, ये आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे, यहाँ कुछ नहीं कुछ। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा मेरे को भागना होगा, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको जीएस का जो सिलेबस है ना, जिसका जैसा वेटेज उस हिसाब से यहाँ से निपटना होगा, यही ये समय लेता है। फैक्चुअल्स फिर विषय समय नहीं लेते हैं। ये देखो भारत की आकस्मिक निधि, संविधान संसद को इस निधि से गठन की अनुमति देता है, इसलिए तो बना। इसमें विधि द्वारा निर्धारित निधियाँ प्राप्त की जाती है, जिसका आकार वर्तमान में 500 करोड़ है। कुछ नहीं, वो जान चुके हो। यह निधि राष्ट्रपति का अधिकार में रहती है, आकस्मिक निधि, और किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम रकम दे सकते हैं, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत, बाद में ना, पैसा बाद में आएगा कि संसद में पारित होना चाहिए। इस निधि को कार्यकारी प्रक्रिया संचालित किया जाता है। इस निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव, ये याद रखना, भारत के वित्त सचिव होते हैं, तो राष्ट्रपति की ओर से भारत की आकस्मिक निधि किसके पास होती है? वित्त सचिव, इसका नहीं, ये करता है। और राष्ट्रपति अब बहुत सारा काम है ना, तो राष्ट्रपति एला दे देते, अत्य संभाल। संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, ये ऐसे ही है जो आप सब देख चुके हो, पहले देख चुके हो। ये रही आपके काम की चीज़, इधर आइए। चलो ये लाइन पढ़ो और मुझे बताओ, हो गया समय। ये पढ़ चुके हो आप सब, जो इसमें दिख रहा है सब पढ़ चुके हो वही। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आएंगी जो आप मुझसे कल बिल्कुल पूछ सकते हो। आपको नोट्स भेजा गया है? नहीं, वीडियो और पीडीएफ नहीं आया, रिपोर्ट इसका भी नहीं आया, शपथ और प्रतिज्ञापन का है पगली, डला रे, पीडीएफ नहीं आया, नहीं डला है। आजकल पीडीएफ आई नहीं, ऐसे वीडियो कर कुछ कुछ हैं, जैसे ये प्रत्यायोत नहीं है, ये है प्रत्यायोजन, ये बताऊंगा मैं कल।
देखो 3 महीने के हिसाब से हमें भागना होगा ना, एकदम आराम से चल नहीं सकते। हाँ, मैथ्स पर्याप्त समय है, क्लास चलती रहेगी, जो सिलेबस है वो पर्याप्त समय, कैसे से रीजनिंग वाली सही चल रहा है। हाँ, उसको डायरेक्शन ही दिया हूँ कि यहाँ भागना मत, यहाँ आराम से